जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 जिसमें है प्रीएम्बल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल, जिसको हम प्रस्तावना भी बोल देते हैं। ये एक तरह से इंट्रोडक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें बताया गया होता है फिलॉसफी, जो हमारे आइडियल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। और सबसे ज़रूरी कि एक तरह से ये रिफ्लेक्ट करती है समरी ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो निचोड़ है वो प्रीएम्बल में हमें मिल जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट से इसको डिनोट किया। जैसे देख सकते हैं कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर जी ने, आइडेंटिटी कार्ड बोला गया है NA पलकीवाला ने, होप्स एंड एस्पिरेशंस की बात की गई है अलादी अय्यर जी के द्वारा, हॉरोस्कोप की बात की गई है KM मुंशी, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्नेस्ट बार्कर, एंड द लास्ट वन इज की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स M हिदायतुल्ला, जो कि फॉर्मर CJ थे ऑफ इंडिया के। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये जो बता रखी हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में MCQ में। टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा यहाँ पे ताकि आप लोग देख सको कि कैसे जो हमारी प्रीएम्बल है वो स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स दिए गए हैं: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। ये सारी चीज़ें, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये बोरो कर रखा है USA से, जिसमें कि लैंग्वेज हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। सोर्स ऑफ द प्रीएम्बल वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से हमने बोरो किया है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको ड्राफ्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब? 13 दिसंबर 1946 में। ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। बट जो प्रीएम्बल है, कब हमने उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 में। एंड ये एनफोर्स्ड कब की गई थी? जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स किया गया था, 26 जनवरी 1950 में। आगे हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की, बट ये सोर्स नहीं है पावर का। ये हमें सिर्फ हमारी लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करती है, ना कि हमें कोई पावर देती है। ये एक तरह से पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जब इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, जब जजमेंट आई थी केशवनंदा भारती केस की, इसको अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368, बट इसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें वर्ड्स को ऐड किया गया, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। आगे आता है हमारे पास की वर्ड्स इन द प्रीएम्बल। कहाँ से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी अथॉरिटी लेता है, लोगों से लेता है, ना कि किसी एक्सटर्नल पावर से। और ये एक तरह से सिंबल है डेमोक्रेसी का और हमारी सेल्फ गवर्नेंस का। अब बात करते हैं सोवरेन की, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास कोई भी किसी तरह का भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रेशर इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। अगर हम हमारी कंट्री के लेवल की बात करें तो हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हम अपनी जो इंटरनल जो हमारे डिसीजन हैं, हमारी जो लॉज बन रखे हैं, जो भी हम गवर्न कर रहे हैं, हम किसी से पूछ के उसके लिए फ़ैसला ले रहे हो। तो ऐसा नहीं है। हम इंटरनली सोवरेन हैं और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली मीन्स अगर कोई फॉरेन पॉलिसी आती है, कोई ट्रीटी साइन करनी होती है, कोई इंटरनेशनल बॉडीज़ को ज्वाइन करना होता है, तो हम भी किसी और कंट्री की एडवाइस नहीं लेते। हम खुद इतने ज़्यादा फ्री हैं कि हमें एक्सटर्नल सोवरेनिटी है, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। आगे हमारे पास आता है सोशलिस्ट, जिसमें बताया गया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़, जो कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देता है और हमारे यहाँ पे वेलफेयर को हम इंश्योर करते हैं। जो हमारा इंडिया है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है, ना कि किसी कम्युनिज्म को, जिसमें हम कंबाइन कर सकते हैं फ्रीडम को और सोशल जस्टिस को। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो DPSPs हैं, जहाँ पे हमारे वेलफेयर की बात कर रखी है, जहाँ पे पूरा अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात की गई है। हम आगे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स भी दी गई हैं हमें, जैसे मनरेगा, सब्सिडीज़ हो गई, कोई फ्री एजुकेशन हो गई। तो ये सारी चीज़ें सोशलिस्ट जो वर्ड है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे फ्री हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे। आगे हमारे पास आता है वर्ड सेकुलर, जिसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। इसका मीनिंग क्या होता है सेकुलर का? कि स्टेट का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं। इंडिया का सेकुलरिज्म हम कह सकते हैं एक तरह से पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। फीचर्स की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, जो कि हमारे आर्टिकल 25 से 28 तक मेंशन है। हम रिलीजियस हार्मनी एंड टॉलरेंस को प्रमोट करते हैं, जो हमारा
इंडिया है, प्रोहिबिट करता है किसी तरह का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करना। इस चीज़ की सख्त मनाही है। और एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि हम सेकुलर कैसे हैं हमारा इंडिया। हम सेलिब्रेट करते हैं हम सभी लोग दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरुपर्व, जो कि इक्वल रिकॉग्निशन से हम इन्हें सेलिब्रेट करते हैं। और आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो कि गवर्नमेंट फंडिंग करती है और प्रोटेक्ट करती है, चाहे टेम्पल हो चाहे मॉस्क हो, एक हेरिटेज साइट की तरह उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। आगे हमारे पास वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। अभी डेमोक्रेसी होती है रूल बाय द पीपल। सिटीजन हमारे इलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम खुद चुनते हैं ताकि वो गवर्नमेंट को चला सकें। अभी हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी में किस किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि हमारे पास यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल एंड इकोनॉमिक, ये 3 तरह से हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी काम करती है। पॉलिटिकल में क्या है कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में इलेक्शंस के राहें। सोशल डेमोक्रेसी की बात करें तो सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करें तो फेयर अपॉर्चुनिटीज़ हैं सभी के लिए आगे बढ़ने के लिए। फीचर्स में क्या क्या आता है इसमें, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि हर किसी को वोट करने का अधिकार है। रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे। अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की लोगों को, मतलब जो भी काम आपने एक गवर्नमेंट ने जो भी काम लोगों के लिए किया है तो वो अकाउंटेबल होंगे हमारे लोगों को, हम सभी को, कि ये काम आपने किस बेसिस पे किया है। हमारे यहाँ पे रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस फॉर लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड लोकल पंचायत। तो आगे हमारे पास आता है रिपब्लिक। अगर हम रिपब्लिक की बात करें, जैसे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, इसको हम इलेक्ट करते हैं, ये कोई हेरिडिटरी नहीं होता। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इक्वेलिटी है ऑल सिटीजन्स की, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलता यहाँ पे किसी को भी। यही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि लोगों की सोवरेनिटी है इन चूजिंग द नेशंस लीडर। अब यहाँ पे पीपल्स सोवरेनिटी है, मतलब हम भी इंटरनली और एक्सटर्नली फ्री हैं हम अपने नेशन के लीडर को चुनने के लिए। हम पे कोई प्रेशर नहीं होता कि इसी इंसान को हमें वोट करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंबल ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड इक्वलिटी। हमारे पास आगे एग्जांपल आती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट भी चुना जाता है, जैसे हमने ऊपर बात की है कि कोई वो हेरिडेटरी नहीं होता या फिर एक मोनार्क की तरह उसे ऑफिस नहीं संभाल दिया जाता। इलेक्शंस होती हैं प्रॉपर तरीके से, तब हम जाके कहीं अपना जो प्रेसिडेंट है वो चूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है जिन्हें। आगे हमारे पास आता है वर्ड जस्टिस, मतलब फेयरनेस। एक तरह से हर एक इंसान के साथ न्याय होना चाहिए, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तरह से बैलेंस का काम करता है इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल इक्वलिटी। इंडिविजुअल लिबर्टी होती है कि हमें पूरी प्रॉपर आज़ादी है, एंड सोशल इक्वलिटी की हमें समाज में भी बराबरी मिले। तो इसमें टाइप्स आ जाती हैं सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मीनिंग समझते हैं। सोशल जस्टिस में आता है कि रिमूवल करना डिस्क्रिमिनेशन का। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम्हारी कास्ट ये है, ठीक है, तुम लोगों का कलर ये है। जैसे हम लोगों को हैबिट बन जाती है हमारे यहाँ के लोगों को कि ऐसे किसी की कास्ट पे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और बाकायदा ये चीज़ वहाँ पे लिखी गई है, पर फिर भी हम इस चीज़ पर गौर नहीं करते। किसी के जेंडर पे हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसी स्टेटस के साथ। एग्जाम्पल जैसे हमें दे रखी है कि रिजर्वेशन पॉलिसी, इसीलिए हमें रिजर्वेशन पॉलिसीज दे रखी हैं। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है जो इसको अबॉलिश कर दिया गया था, जो हमारे आर्टिकल्स में मेंशन है। जैसे हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। आर्टिकल 15 से लेकर 17 तक हमें एम्प्लॉयमेंट की आज़ादी है प्रॉपर, ठीक है, कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आगे आगे। पॉलिटी अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप देखोगे तो। इसमें जितना ज़्यादा हम डीपली पढ़ते जाते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हाँ, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, स्टेट्स कैसे काम करती हैं, और हमारे राइट्स क्या हैं। प्रॉपर तरीके से हमें वहीं से समझ लगती है। अभी बात आती है इकोनॉमिक जस्टिस की। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान के पास इतना पैसा है और दूसरा इतना ज़्यादा गरीब है, तो उस पर पूरी जाँच की जाती है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि कहीं पर रेड भी पड़ जाती है। तो रीज़न वही है कि कहीं पर ये तो नहीं है कि जो वेल्थ है कोई जमा कर रहा है इतनी ज़्यादा, जैसे ब्लैक मनी हम कह सकते हैं। इक्वल पे होनी चाहिए। अगर काम आपने हमसे इक्वल लिया है, ठीक है, तो आप इक्वल पे दोगे हमें। अब एग्जांपल मनरेगा, मिनिमम वेजेस एक्ट आया था, बाकी आगे आर्टिकल्स में ये DPSPs में आएंगे। पॉलिटिकल जस्टिस कि हमारे पास इक्वल पॉलिटिकल राइट है, हमें अपॉर्चुनिटी है, हमें ये हमारा ये एक तरह से राइट है कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट में। ये हमें पॉलिटिकली जस्टिस दिया गया है। जैसे 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, आर्टिकल
326 में लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। अगर आपने देखा हो ना लिबर्टी का, इससे पहले एक चीज़ बताती हूँ कि कई बार ना हम लोग ये सोचते हैं कि लिबर्टी वही है जो हमें दिखाई देती है बस, मतलब हम खुद से एक बाउंड्री को कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ भाई बस इतनी बाउंड्री है हमारी, बट इन रियलिटी वो बाउंड्री सोसाइटी ने दे रखी होती है। अभी कई जगह जैसे आप खुद भी देख लो, आप कह रहे होंगे कि हाँ भाई जो हमारे नेबर्स हैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ने की आज़ादी नहीं है, पर हमें है। इसीलिए हम लोग ये बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फ्रीडम है सोचने की, बोलने की, एक्ट करने की, फ्रीली एक्ट करने की विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ। मतलब हमारे पास एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे दिल में आएगा हम किसी को मार देंगे, ये सारी चीज़ें एब्सोल्यूट में आती है जो कि हमारे पास नहीं है। पर हमारे पास लिमिटेशंस हैं कि हमें ये एक तरह से हमारी लिबर्टी है कि हाँ हम कहीं पे भी जा सकते हैं, हम अपने डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी लिबर्टी में आती हैं। टाइप्स ऑफ लिबर्टी में देखते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट, हमें अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस देने की हमें एक तरह से आज़ादी है, फ्रीडम है। एक्सप्रेशन की बात करें तो हमें अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, जैसे लिखा गया है हमारे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 क्लॉज ए में। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप में क्या आता है, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की हमें फ्रीडम है, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इंपॉर्टेंस में देखा जाए तो प्रमोट करते हैं इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। लिबर्टी, ये देखो मैं यहीं पे लिखा है, एज नॉट एब्सोल्यूट, सब्जेक्ट कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं पब्लिक ऑर्डर को, मोरालिटी को और सिक्योरिटी को। ये सारी चीज़ें वही लिखी हैं। आगे आता है हमारे पास इक्वालिटी, जो इंश्योर करती है कि भाई किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सभी लोग बराबर हैं। और टाइप्स में देखा जाए तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब अगर लॉ की बात हो रही है तो हम सभी बराबर हैं, कोई वीआईपी नहीं है लॉ से ऊपर। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल चांस है हमें एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी, जो कि आर्टिकल 16 में मेंशन है। जॉब रिजर्वेशन दे रखी है तभी, यूपीएससी एग्जाम्स ओपन टू ऑल यूपीएससी एग्जाम्स, ठीक है। सोशल इक्वालिटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कास्ट, रिलीजन और जेंडर के नाम पे, जैसे बता रखा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में। जब हम इन सभी वर्ड्स को ना हम आर्टिकल से रिलेट करते हैं तब जाके हमें कहीं इन चीज़ों के जो मीनिंग है क्लियरली समझ में आते हैं। आगे हमारे पास इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो रिडक्शन करती है इकोनॉमिक गैप की, इनकम गैप की। मतलब जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो गया, वेलफेयर स्कीम्स दी गई हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी में। इम्पोर्टेंस, सोशल इनजस्टिस को रोकती है, यूनिटी क्रिएट करती है और हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कीवर्ड फ्रेटर्निटी, जिसका मीनिंग होता है ब्रदरहुड, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जिससे हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं सारे सिटीजन में, यूनिटी होती है हमारी, एक तरह से हमारा जो भाईचारा होता है। और यहीं से हम लोग दिखाते हैं कि हम प्रमोट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को, जो कि इंश्योर करती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को। हर एक इंसान को रिस्पेक्ट हर एक इंसान डिजर्व करता है। तो वो हम फ्रेटर्निटी से सीख सकते हैं कि हाँ फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या है, ब्रदरहुड, जो कि हमारी प्रियम्बल में दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे सिटीजन जैसे रिस्पेक्ट करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को, लैंग्वेजेस को, तो वहाँ से हमारा जो ब्रदरहुड है वो हमें पता चलता है। यूनिटी हो गई, जैसे कोई नेशनल क्राइसिस आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गए, तो वहाँ से हमारी जो ब्रदरहुड है वहाँ से पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, मतलब जो प्रियम्बल है उसे हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई किया जा सकता है, उसे किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। पर ये क्वेश्चन आया कैसे था, जब बात हुई कि प्रियम्बल एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब जस्टिशिएबल नहीं है, और ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी 368 आर्टिकल में कैसे बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करना एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर जो अमेंडमेंट है उसमें स्पेशल प्रोसीजर फॉलो होगा, जैसे स्पेशल मेजोरिटी और समटाइम्स रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। बट तो ये इंक्लूड करते हैं प्रियम्बल को भी, क्योंकि यहाँ पे तो ये लिखा है ना कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करना किसी भी प्रोविज़न को, तो क्या प्रियम्बल भी इसमें ऐड है? तो आगे हम केसेस पढ़ेंगे जो कि लैंडमार्क केसेस रहे हैं, जिससे हमें पूरी तरह से प्रॉपर पता चल जाएगा कि हाँ कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं उसे हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आती है हमारे पास। सबसे पहला केस बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स 1960 में आता है। इसमें इशू का क्रिएट होता है कि जो प्रियम्बल है हम उसको
कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जजमेंट क्या आती है कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इसको हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ये इंटरप्रिटेशन भी तभी होगी यूज़फुल जब हमें लगेगा कि कोई डाउट है, कुछ एम्बिग्विटी क्रिएट हो रही है। बट फिर दूसरा केस आता है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस आता है, जो कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल केस माना जाता है, जिसमें कि बताया गया कि जो वर्ड्स होते हैं सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसे हम रिमूव नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या उसमें फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल भी इंक्लूड होंगे? तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ये ओवररूल कर देती है बेरुबारी यूनियन केस को कि नहीं, ये गलत है। डिक्लेयर करती है कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी देखो पीछे जो केस था इसमें कहा गया कि ये पार्ट नहीं है, इसको हम अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते, पर इन्होंने क्या कहा कि हम अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368 में, पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम जो एल्टर नहीं कर सकते, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है LIC ऑफ इंडिया वर्सेस एस्कॉर्ट्स लिमिटेड 1986, जिसमें डिस्कस किया गया कि जो प्रियम्बल है उसका कोई ऑपरेशनल और लीगल वैल्यू है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन वहाँ पे आती है कि हाँ, ये प्रियम्बल है जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, इंटरप्रिटेशन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कि एक्चुअल अमेंडमेंट्स उस टाइम पे की गई थी, वही जो हम अभी कब से डिस्कस करते आ रहे हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, कब, जब एमरजेंसी पीरियड चल रहा था। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स थे, और ओरिजिनल मतलब 1976 से पहले ये 3 वर्ड थे हमारे पास, 76 के बाद हमारे पास ये 5 वर्ड हो गए, मतलब यहाँ पे 2 ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट और सेकुलर, और जो इंटीग्रिटी वर्ड यूज़ कर रखा है वो यहाँ पे है। जो लास्ट लाइन आती है ना हमारे यहाँ पे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वहाँ पे सिर्फ यूनिटी था, इंटीग्रिटी हमने बाद में ऐड किया है। अभी इसमें क्या था कि प्रियम्बल का जो मैसेज है वो इक्वेलिटी और नेशनल यूनिटी, जिसको हम आल्टर नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर को। समरी में देखा जाए तो जो हमारा लास्ट पार्ट है यहाँ पे, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यस, जो कि हमने केशवानंदा भारती केस में देख ही लिया। अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है? नहीं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अमेंडमेंट हुई है कोई एक बार, सिर्फ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और जुडिशरी का रोल क्या है? प्रियम्बल को इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ जो हमारा जो चैप्टर है प्रियम्बल, वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।